वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, ये जो चैनल मूल मंत्र सक्सेस है, ये निश्चित रूप से दोस्तों सफलता का एक पर्याय है आपके लिए, और ये पर्याय बनेगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको बेल को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पहला टारगेट है यहाँ पर ये है 50 सब्सक्राइबर होने का। जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक हम आपके बीच में लाइव नहीं हो पाएंगे, और जब तक हम आपके बीच में लाइव नहीं होंगे तब तक हमारे और आपके बीच में कन्वर्सेशन और जो इंटरेक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे आप शेयर करें, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो रियल में जो है किसी समस्या से ग्रसित हैं, जो फी पे करने में दिक्कत जिनको हो रही है, वो आराम से फ्री का वीडियो लेकर के उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद कोई शायद ही इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉइंट आपको छूटा हो, तो यहाँ पर दोस्तों 3 सब्जेक्ट आपके मिलेंगे। एक तो आप जानते हैं कि स्पेशली यहाँ पर एसएसटी चलता है, और एसएसटी में 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चलेगा, और दोनों मेरे द्वारा दिया जाएगा। एक आपका पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों, और दूसरा आपका हिस्ट्री का पूरा क्लास जो है आपको दिया जाएगा अच्छे प्रकार से, पूरे विस्तार से। तो ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों मैं दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंग्लिश की क्लास होगी वो आपको नेहा मैम दे रही हैं, तो उनसे आप बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। उनके वीडियोज यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनके वीडियोज कितने अच्छे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने जो है आपका पॉलिटिकल साइंस में हमने 3 वीडियोज़ दिए हैं आपको। 3 में सबसे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस के अर्थ और परिभाषा से संबंधित वीडियो को दिया दोस्तों। उसके बाद फिर हमने सुकरात पर वीडियो दिया, और तीसरा आपका मैंने प्लेटो पर दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लेटो से कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते अगर आप प्लेटो के उस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखा है तो। दोस्तों, मैं इसको लिख करके भी प्लेलिस्ट में बढ़ा, पीपीटी के माध्यम से बढ़ा सकता था, लेकिन मैं पीपीटी इसलिए इसको बनवाया ताकि आपको लिखने की आवश्यकता ना पड़े। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से इस पूरे लिखे लिखाए मैटर को आप आराम से अपने अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं अरस्तु के बारे में, तो देखिए अरस्तु का टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों, वो होता है 384 से लेकर के 322 तक, यानी 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड होता है। अगर मैं बोलूँ इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और जन्म का स्थान क्या था? मैसिडोनिया। मैसेडोनिया को दोस्तों मकदूनिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मकदूनिया भी कहते हैं। और ये मैसेडोनिया या मकदूनिया का कौन सा स्थान था जहां पर इनका जन्म हुआ? तो वो स्थान था दोस्तों इस्टेगिरा। कौन सा स्थान था? इस्टेगिरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगर इनके पिता की बात करो तो इनके पिता का नाम दोस्तों निकोमैचस है। क्या? इनको पिता का नाम निकोमैकस है। और दोस्तों ये निकोमैकस, या कभी कभी इनको हम निकोमैचस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम निकोमैचस भी बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी निकोमैकस मिलता है और कहीं कहीं निकोमैचस मिलता है। उसके बाद आप देखें, ये जो निकोमैकस दोस्तों थे वो वास्तव में मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय थे, और फिलिप द्वितीय के क्या थे? राजवैद्य थे। ठीक है। पिता की मृत्यु जब इनकी होती है दोस्तों, तो इनका पालन पोषण कैसे किया जाए, इस बात की बड़ी चिंता थी। और चूंकि इनके पिता निकोमैकस वास्तव में फिलिप द्वितीय के राजवैद्य थे, तो राजदरबार से इनका बड़ा नजदीकी संबंध था। तो इसलिए वास्तव में जो आपके फिलिप द्वितीय थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, इनके पालन पोषण के लिए प्राक्सिस ऑफ अटेरनेस नामक एक जो है एक संस्था का आयोजन किया। संस्था का मतलब होता है कुछ लोगों के समूह का जो है संस्था या समूह बनाया, इसको क्या बोलते हैं? उस संस्था या समूह को बोलते हैं प्राक्सिस ऑफ अटेरनेस। तो प्राक्सिस ऑफ अटेरनेस के ऊपर जो है अरस्तु के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी थी। उसके बाद दोस्तों प्लेटो जो था, क्या था? प्लेटो अरस्तु का वास्तव में गुरु था, और वास्तव में सिकंदर जो फिलिप द्वितीय का पुत्र था, ये सिकंदर वास्तव में अरस्तु का शिष्य था, क्योंकि फिलिप जो है सिकंदर को शिक्षा देने के लिए वास्तव में अरस्तु को लगाता है। ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो शिक्षा की बात आती है कि आखिर ये जो अरस्तु आपके हैं, अरस्तु का जो झुकाव है दोस्तों, प्रारंभिक झुकाव, वो वास्तव में जीव विज्ञान की तरफ था। ये जीव विज्ञान में इनका बड़ा इंटरेस्ट था, और जीव विज्ञान में इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने जीव विज्ञान में बहुत तगड़ा काम किया, और यही कारण है कि इनको जीव विज्ञान का हम जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का जनक भी इनको कहते हैं। अगर मैं बोलूँ दोस्तों, 18 वर्ष की जब उम्र में थे, तो 18 वर्ष की उम्र में वास्तव में शिक्षा के लिए प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लेते हैं। वही प्लेटो जो प्लेटो ने क्या किया था? अकादमी की स्थापना कराई थी। तो प्लेटो की अकादमी में 18 वर्ष की उम्र में वास्तव में अरस्तु प्रवेश लेता है। उसके बाद जब ये प्रवेश लेता है दोस्तों, तो वास्तव में अरस्तु जो है वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का, बहुत तेज बुद्धि का था, और इनकी बुद्धि से, इनकी विद्वत्ता से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कौन? अरस्तु, प्लेटो, कि इनको मतलब प्लेटो ने अरस्तु को क्या किया? अकादमी का मस्तिष्क कहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में प्लेटो ने किस अकादमी का मस्तिष्क कहा है? आप कहेंगे सर अरस्तु को कहा है। किसको कहा है? अरस्तु को कहा है।
दाते ने भी कुछ कहा है सर दोस्तों, दाते ने क्या कहा, दातों ने वास्तव में अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा है। क्या बोला है, बुद्धिमानों का गुरु बोला है, और इसे ज्ञान का देवदूत भी कहा है। तो ये वास्तव में बुद्धिमानों का गुरु या फिर ज्ञान का देवदूत, ये जो शब्द है दोस्तों, ये वास्तव में दाते का है। अगर मैं फोस्टर की बात करूं, ये दोस्तों फोस्टर है, ये पोस्टर ओस्टर नहीं है, फोस्टर। फोस्टर की बात अगर करूं तो फोस्टर ने कहा है दोस्तों, मानव इतिहास में उसकी बौद्धिक उच्चता के समान कोई दूसरा नहीं है। मतलब ये जो फोस्टर साहब है, ये वास्तव में अरस्तु के बारे में इनका वक्तव्य है कि अरस्तु इतना बुद्धिमान था कि उसकी बौद्धिक उच्चता के समान उस समय कोई भी नहीं था, पूरे मानव इतिहास की बात करता है। जॉर्ज कैटलिन ने दोस्तों क्या कहा, कैटलिन ने वास्तव में अरस्तु को विद्या का महानतम सर्ववैज्ञानिक कहा। तो कहने का मतलब ये जो वक्तव्य स्पेशली अरस्तु के बारे में दिया गया है, चाहे वो दाते का वक्तव्य है बुद्धिमानों का गुरु, या फिर जॉर्ज कैटलिन का वक्तव्य हो, या फिर वास्तव में प्लेटो का वक्तव्य हो जो प्लेटो ने अकादमिक मस्तिष्क का है, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर दिया है अरस्तु वास्तव में दोस्तों साम्यवादी सिद्धांत में विश्वास करता था। ये साम्यवादी विचारधारा का था, और आप देखेगा कि यही कारण है कि आगे चल करके अरस्तु और प्लेटो के बीच में मतभेद होता है, और बाद में प्लेटो इसकी आलोचना भी करता है, अरस्तु की आलोचना करता है। तो अरस्तु वास्तव में साम्यवादी सिद्धांत में विश्वास करता था, और जब अरस्तु, जैसे मैंने कहा कि 18 वर्ष की उम्र में प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि वह प्लेटो का पहले क्या हुआ, प्लेटो का परम शिष्य बन गया था। और कहा जाता है दोस्तों कि प्लेटो की अंतिम रचना, मतलब प्लेटो ने जब अपनी लॉज लिखी थी, तो लॉज के समय वास्तव में अरस्तु प्लेटो के नजदीक था, और यही कारण है कि लॉज के ऊपर कहीं ना कहीं अरस्तु के विचारों का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। हम आप कहेंगे सर कैसे, तो इसकी तुलना आप कर सकते हैं। अगर आपको लॉज पर अरस्तु के प्रभाव को देखना है, तो वास्तव में आपको प्लेटो के रिपब्लिक को पढ़ना होगा, और वास्तव में रिपब्लिक में देखना होगा कि प्लेटो ने रिपब्लिक में जो जो विचार दिए हैं, चाहे वो आदर्श राजा की, चाहे वो दार्शनिक राजा की बात किया हो, चाहे वो आदर्श राज्य की बात किया हो, चाहे वो साम्यवाद के सिद्धांत की बात किया हो, चाहे शिक्षा संबंधी विचार दिया हो, चाहे न्याय संबंधी अवधारणा प्रस्तुत किया है, कोई भी दिया है, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो राजा को सर्वोच्च मानता है। और जब हम बात दार्शनिक राजा या राज्य की करते हैं, तो सीधे सीधे बोलता है कि भाई जो दार्शनिक राजा या राज्य होता है वो कानून से भी ऊपर होता है। लेकिन आगे चल करके जब वो लॉज लिखता है, तो लॉज में वह अपने दार्शनिक राजा को भी कानून से के अधीन करता है, मतलब वो कानून को ऊपर मानता है। तो ये इतना बड़ा चेंज था कि जहां पर एक तरफ राजा को सब सर्वोच्च माना रिपब्लिक में, और फिर जब अपनी अंतिम रचना करता है तो उस अंतिम रचना में राजा को कानून के अधीन बताना, ये बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो कहा जाता है कि वास्तव में लॉज पर जो विचार है वो अरस्तु का पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अरस्तु प्रारंभ से ही विधि का शासन, संवैधानिक सरकार, संविधानवाद आदि का समर्थक बन गया था। दोस्तों अरस्तु जो है ना, आगे चल करके अपने यथार्थवादी विचार, चूंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका प्लेटो था वो आदर्शवादी विचारक था, यानी वो हमेशा आदर्शवाद से बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और ये जो आपका रिपब्लिक, ये जो आपका अरस्तु है, अरस्तु यथार्थवादी था। यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविक, मतलब ये हमेशा वास्तविकता में विश्वास करता था। ये धर्म और नैतिकता से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। यही कारण है, यथार्थवादी होने के कारण क्या होता है कि कालांतर में इसका अरस्तु के विचारों से मतभेद होगा। मतलब अरस्तु जो बात कर रहा था वो आदर्शवादी विचारों पर था, वो काल्पनिक विचारों पर था, जबकि ये जो आपका अरस्तु बोला था, प्लेटो काल्पनिक और आदर्शवादी विचारों पर बात कर रहा था। और ये जो आपका अरस्तु बोला था, ये वास्तव में यथार्थवादी वास्तविकतावादी विचार की बात कर रहा था। तो ये इसके जो यथार्थवादी विचार थे वो वास्तव में प्लेटो के विचारों को धराशायी करने लगे, प्लेटो के विचारों का खंडन करने लगे। और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि प्लेटो के जो विचार थे दोस्तों वो क्या हुए, वो धराशायी होने लगे। इसलिए जो अरस्तु है, अरस्तु की आलोचना कौन करता है, प्लेटो कहता है। कौन क्या आलोचना करता है, वास्तव में दोस्तों प्लेटो कहता है अरस्तु के बारे में कि वास्तव में अरस्तु घोड़ी के उस बच्चे के समान है, अरस्तु घोड़े की उस बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध, यहाँ पर याद रखिए माँ, जो अपनी माँ का दूध पी लेने के बाद उसे ही लात मार देता है। कहने का मतलब ये है कि चूंकि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और अरस्तु ने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो प्लेटो से अर्जित किया। ऐसी कंडीशन में पहले तो उसने प्लेटो से ज्ञान लिया और बाद में प्लेटो के विचारों का उसने खंडन करना शुरू कर दिया। तो इसी बात पर प्लेटो कहता है कि जैसे कोई घोड़ी का बच्चा होता है, पहले तो घोड़ी को दूध पीता है, घोड़ी से अपनी माँ का दूध पीता है और दूध पीने के बाद में अपनी माँ को ही लात मारता है। तो उसी प्रकार से प्लेटो अरस्तु भी क्या है, अरस्तु भी घोड़े के उस बच्चे के ही समान है। दोस्तों प्लेटो से मतभेद होने के कारण क्या होता है, अरस्तु जो होता है वो प्लेटो का साथ छोड़ देता है और 335 ईसा पूर्व में लिसियम नामक एकेडमी की स्थापना किया। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई लिसियम नामक एकेडमी की स्थापना किसने किया, ऑप्शन में प्लेटो भी होगा और अरस्तु भी होगा, लेकिन आपको प्लेटो नहीं मानना है, आपको अरस्तु मानना है, क्योंकि वास्तव में प्लेटो की अकादमी है और लिसियम की क्या है, लिसियम
जो है वो अरस्तु की है, जो 335 ईसा पूर्व में उसने रचना किया है। अगर मैं दोस्तों आपसे और बात करूं कि अरस्तु ने आगमन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति तथा प्रयोजन मूलक या उद्देश्य मूलक पद्धति में विश्वास व्यक्त किया है। मतलब ये अरस्तु द्वारा यूज की गई पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से उसने अपने विचारों का आदान प्रदान किया है, अपने विचारों को आगे बढ़ाया है। दोस्तों अरस्तु पहले ऐसे विचारक है जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया, और इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको वास्तव में राजनीति विज्ञान का जनक भी मानते हैं। तो इन्होंने केवल राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से दोस्तों अलग नहीं किया, बल्कि इन्होंने राजनीति को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मतलब पहली बात है जिन्होंने राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध विश्लेषण किया है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसलिए इन्हें हम राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट बड़े काम के हैं, इनको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कुछ बातें आप यहाँ देखिएगा। जैसे अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में जो अरस्तु था दोस्तों, उसने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया, राजनीति शब्द का प्रयोग किया। उसने सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया, और उसकी किताब का नाम भी क्या है दोस्तों, पॉलिटिक्स है। अब देखिएगा ग्रीक शब्द, ये जो आपका पॉलिटिक्स है दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि वास्तव में ये ग्रीक शब्द पोलिस से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, नगर राज होता है। अगर मैं दोस्तों अरस्तु की मृत्यु की बात करूं तो वास्तव में अरस्तु की मृत्यु जो होती है वो 62 वर्ष की उम्र में होती है। कब होती है, 322 ईसा पूर्व में होती है। और कहाँ पर होती है दोस्तों, एथेंस से बाहर बेलियस नामक शहर में नगर में होती है। क्या, बेलियस नगर में होती है। बेलियस नगर में 322 ईसा पूर्व में होती है। कभी कभी दोस्तों बेलियस को बेसिलस भी बोल देते हैं। क्या, कभी कभी इसका बेसिलस भी होता है। तो याद रखिएगा बेसिलस हो या बेलियस एक ही चीज है। अब दोस्तों एक बात देखिए, कभी चलो ये तो जो है अरस्तु की का जीवन परिचय हो गया, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो कि प्लेटो का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं अरस्तु के जीवन पर पड़ा है। जैसे सुकरात का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा, उसी प्रकार से प्लेटो के विचारों का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं अरस्तु के ऊपर पड़ा है। तो इसका मतलब है कि क्या अरस्तु और प्लेटो के विचार एकदम असमान थे या उनमें कोई समानता भी थी। तो यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में प्लेटो और अरस्तु के विचारों में सिमिलरिटी भी थी, समानता भी थी, और दोनों के विचार एक दूसरे से कुछ मामले में भिन्न भी थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में क्या क्या समानता दोनों में होती है। जब बात दोस्तों समानता की बात की जाए तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, किंतु दोनों के तरीके में अंतर है। हमने आपसे क्या कहा कि भाई प्लेटो भी आदर्श राज्य की बात करता है, अरस्तु भी कहीं ना कहीं प्लेटो के समान ही आदर्श राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं, लेकिन दोनों के तरीकों में क्या होता है दोस्तों, दोनों के तरीकों में बहुत ज्यादा अंतर है। प्लेटो के तरीके में एकदम से अलग अंतर है और अरस्तु का तरीका एकदम से अलग है। उसके बाद अगर कहा जाए कि जहाँ प्लेटो आदर्श राज्य को प्राप्त करने का आदर्शवादी तरीका है, भाई तरीका कौन कौन सा है, तो प्लेटो आदर्श राज्य को प्राप्त करने का आदर्शवादी तरीका बताता है, इसीलिए उसे दार्शनिक राजनीति के जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि वह दर्शन का समर्थन करता है, वो दार्शनिक पक्ष का समर्थन करता है, वो आदर्शवादी पक्ष का समर्थन करता है। इसलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन या फिर दार्शनिक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। और ये निगमन पद्धति का समर्थन किया था कौन, प्लेटो ने। वहीं अरस्तु ने आदर्श राज्य को प्राप्त करने का यथार्थवादी या वैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत किया। मतलब वो आदर्शवादी विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे, वो वैज्ञानिक तरीका में विश्वास करते थे। उन्होंने यथार्थवादी तरीका जो है प्रस्तुत किया, और इसलिए उनको राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने आगमन पद्धति में विश्वास किया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्लेटो और अरस्तु दोनों में जो है देखो, तो यहाँ पर थोड़ी सी अंतर हमने बात की, क्या क्या अंतर है यहाँ पर, समानता और अंतर। अब इनके बीच में समानता क्या है, तो हमने कहा समानता ये है कि दोनों आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, दोनों राज्य को प्राकृतिक या नैतिक संस्था मानते हैं, और दोनों ने राज्य को साहस और व्यक्ति का साधन माना है। मतलब दोनों ने राज्य को ये साहस नहीं बेटे साधन हो जाएगा यहाँ पर, क्या राज्य को सॉरी ये साधन भी नहीं होगा, राज्य को साध्य हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो साध्य होता है मेन होता है। तो दोनों ने राज्य को साध्य माना और व्यक्ति को साधन माना। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि साध्य क्या होता है, बोले सर साध्य वो होता है जिसके लिए कोई चीज होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई राज्य होता है राज्य, और राज्य के होने से ही क्या होता है, व्यक्ति का अस्तित्व होता है। तो यानी साध्य आपका कौन है, साध्य आपका राज्य होगा, इसे साध्य माना है, और व्यक्ति को क्या माना है, साधन। और ये चीज दोनों ने माना है, इसको आपके प्लेटो ने भी माना है और इसको आपके अरस्तु भी माना है। तो दोनों ही क्या मानते हैं दोस्तों, दोनों ही राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को क्या माना है, साधन माना है। और दोनों ही कहीं ना कहीं साम्यवादी सिद्धांत की का समर्थन भी करते हैं, इसे भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर तुमने देखा कि दोनों राज्य और व्यक्ति के बीच, मतलब प्लेटो और अरस्तु दोनों राज्य और व्यक्ति के बीच सावयववादी संबंध मानते हैं। क्या, सावयवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब जिस प्रकार से शरीर होता है, शरीर और शरीर के अंग होते हैं। पहले शरीर आपका मेन होता है, शरीर मेन होता है, और शरीर के अंग भी होते हैं, अंग। तो वास्तव में अंग का जो अंग होता है दोस्तों, वो शरीर के बिना बिल्कुल बेकार है। तो अंगों
का अस्तित्व तभी है जब शरीर होता है, और शरीर से कौन बना है? अंग बना हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है कि जो राज्य है, राज्य वास्तव में क्या है? राज्य एक प्रकार का शरीर है। राज्य क्या है? एक प्रकार का शरीर है, और वास्तव में जो उसके व्यक्ति यहाँ पर रहने वाले हैं जिनसे मिलकर बना है, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति वास्तव में अंग है यहाँ पर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को साम्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब एक बात जरा देखिएगा यहाँ पर कि ये जो आपके हैं दोनों, उन्होंने कहा कि भाई राज्य जो है वो संपूर्ण है, राज्य पूर्ण है, और जो व्यक्ति है उसका एक अंश मात्र है, एक विशेष अंग मात्र है। दोस्तों दोनों का कहना है कि भाई व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। मतलब दोनों का कहना है कि भाई अगर आप व्यक्ति ये चाहे कि व्यक्ति अलग होकर के राज्य से और अपनी जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति अलग जा करके अपने सिद्ध को जो है प्रूव कर सकता है, सिद्ध कर सकता है, तो नहीं हो पाएगा। मतलब राज्य के बाहर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए वह अपने आत्मनिर्भरता केवल किससे प्राप्त कर सकता है? राज्य से प्राप्त कर सकता है। ऐसा दोनों का मानना है, प्लेटो और अरस्तु दोनों का मानना है। अगर दोस्तों दोनों वाले, तो दोनों ही मनुष्य को एक राजनीतिक व सामाजिक प्राणी मानते हैं। क्या मानते हैं? राजनीतिक व सामाजिक प्राणी मानते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वक्तव्य स्पेशली किसके बारे में है दोस्तों? ये वक्तव्य स्पेशली अरस्तु से पूछा जाता है कि वास्तव में मनुष्य को राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या माना है? अरस्तु ने कहा है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक बात अगर मैं बोलूं कि दोनों ने राज्य को और व्यक्ति के बीच में साम्यवादी संबंध सिद्धांत निकाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप माना है। क्या बोला है? प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। क्या? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। उसने व्यक्ति के बृहद रूप के रूप में राज्य की कल्पना की है। जबकि जो अरस्तु है उसने क्या माना है? उसने राज्य को व्यक्ति से पूर्व माना है। क्या? राज्य को व्यक्ति से पहले माना है। राज्य को व्यक्ति से पूर्व या पहले माना है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस बात को आप, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि भाई अरस्तु ने राज्य के संदर्भ में क्या बात किया है, राज्य के संदर्भ में क्या बात किया है, राज्य को क्या मानता है, राज्य क्या है, और राज्य के बारे में क्या क्या सिद्धांत देता है, तो थोड़ी सी बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जिससे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि जो अरस्तु है दोस्तों, वो वास्तव में राज्य के वर्णन में प्रयोजन मूलक अथवा स्वोद्देश्य मूलक सिद्धांत को अपनाया था। अब आप कहेंगे सर ये राजनीतिक मूलक या प्रयोजन मूलक या स्वोद्देश्य मूलक क्या होता है? तो प्रयोजन मूलक का मतलब होता है कि राज्य का जो उत्पादन हुआ है, जो राज्य का निर्माण हुआ है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन जरूर है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर हुआ है। मतलब राज्य का निर्माण बिना उद्देश्य के नहीं हुआ है, उसका कोई ना कोई हित है। और हित क्या है? लोगों के हित को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अरस्तु के अनुसार जो है, अरस्तु ने क्या बोला? राज्य को राज्य व्यक्ति से के पूर्ण का मतलब पूर्व या पहले है। मतलब उन्होंने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है। अरस्तु के अनुसार राज्य को प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था माना जा सकता है और उसे विकास का परिणाम माना है। मतलब क्या बोला है? राज्य को प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था मानते हुए दोस्तों उसे विकास का परिणाम माना है। यानी कि ये जो आपका राज्य है, अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अनुसार राज्य वास्तव में एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, एक कृत्रिम संस्था नहीं है। और वास्तव में ये जो आपका राज्य का विकास है दोस्तों, राज्य का जो उत्पत्ति है, वो कहीं ना कहीं विकास का परिणाम है। ठीक है, विकास का द्योतक है। अरस्तु राज्य और व्यक्ति के बीच साम्यवादी संबंध मानते हुए कहता है कि राज्य शरीर है और व्यक्ति उसका अंग है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अरस्तु कहता है कि परमात्मा के अभाव में आत्मा की, वृक्ष के अभाव में बीज की तथा मुर्गी के अभाव में अंडे की कल्पना जिस प्रकार नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राज्य के अभाव में व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब दोस्तों ये एक दूसरे की निर्भरता बताते हैं, एक दूसरे के बीच में अटूट संबंध को बताता है कि जिस प्रकार से परमात्मा के अभाव में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिस प्रकार से वृक्ष के अभाव में बीज का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिस प्रकार मुर्गी के अभाव में अंडे की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिस प्रकार जो है ये सब होता है, उसी प्रकार से क्या होता है? उसी प्रकार से राज्य के अभाव में व्यक्ति की संकल्पना भी नहीं की जा सकती, व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। याद रखिएगा। अरस्तु आगे कहता है कि व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है दोस्तों, वह या तो नर है या वह या तो पशु है या फिर देवता। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि वो किसने कहा है कि राज्य के बाहर व्यक्ति या तो पशु है या फिर देवता। तो कहेंगे सर वो अरस्तु का स्टेटमेंट किसका है? वो अरस्तु ने बोला है। अरस्तु क्या बोलता है? अरस्तु कहता है व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है वह तो क्या है? या तो वह पशु है या फिर क्या है? वह देवता है। तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखेगा दोस्तों। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वह मनुष्य के लिए एक बेहतर जीवन की व्यवस्था कर सके। मतलब क्या बोला है?
मतलब यहाँ पर अरस्तु बोला, जैसे उसने कहा प्रयोजन मूलक, तो अरस्तु ने बताया था कि भाई राज्य का जो निर्माण हुआ है वो किसी न किसी प्रयोजन से हुआ है, किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। तो पता है भाई उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, तो यहाँ पर बताया गया कि वास्तव में राज्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वह मनुष्यों के लिए एक बेहतर जीवन की क्या कर सके, व्यवस्था कर सके। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर कुछ और बात करूँ तो उसने क्या क्या और माना, उसने कहा भाई, अरस्तु ने कहा कि राज्य सद जीवन के लिए पृथ्वी पर आया है और वास्तव में सद जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व बना रहेगा। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बोलता है, कहता है राज्य सद जीवन के लिए पृथ्वी पर आया है और वास्तव में सद जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व क्या रहेगा, बना रहेगा। अगर दोस्तों मैं आगे बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई किसने कहा है कि राज्य सद जीवन के लिए बना हुआ है, और सॉरी, सब जीवन के लिए पृथ्वी पर आया, सब जीवन के लिए क्या होगा, उसका अस्तित्व बना रहेगा। थोड़ा सा एक घूंट पानी पीकर चलते हैं फिर। दोस्तों अरस्तु राज्य को क्या बोलता है, तो अरस्तु राज्य के लिए आयोनिया नामक शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है एक पूर्ण और आत्मनिर्भर इकाई। दोस्तों अरस्तु कहता है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का संघ है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन है। मतलब राज्य किससे बना है, राज्य वास्तव में परिवारों और ग्रामों का एक संघ है। राज्य परिवारों और ग्रामों से मिलकर बना है जिसका उद्देश्य क्या होता है, आत्मनिर्भर जीवन को प्राप्त करना होता है। अरस्तु आगे कहता है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है किंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तु फिर आगे कहता है दोस्तों कि वास्तव में परिवार जो है वो नागरिक की प्रथम पाठशाला है। मतलब व्यक्ति या बच्चा नागरिकता की जो भी चीजें सीखता है वो वास्तव में परिवार से सबसे पहले सीखता है। इसलिए परिवार को नागरिकता या नागरिक की प्रथम पाठशाला किसने माना दोस्तों, अरस्तु ने माना। अगर मैं आगे की बात करूं तो दोस्तों अरस्तु ने राज्य के 6 तत्व बताए हैं। अब 6 तत्व या 6 वर्ग कौन कौन से, आप बोलेंगे सर उसने राज्य में रहने वाले 6 वर्ग बताए हैं। उसमें एक वर्ग कृषक है, दूसरा शिल्पी है, योद्धा है, संपत्तिशाली है, पुरोहित है और निर्णायक वर्ग है। अब एक बात ध्यान रखें दोस्तों, ये 6 वर्ग में अरस्तु केवल 4 वर्ग को ही नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। वह 2 वर्ग को नागरिकता का दर्जा देने के पक्ष में नहीं है। और वो 2 वर्ग कौन है दोस्तों, एक आपका कृषक वर्ग और दूसरा आपका शिल्पी वर्ग है। मतलब कृषक और शिल्पी को वह राज्य की नागरिकता देने की वकालत नहीं करता है। तो उसे कहना था कि भाई संपत्तिशाली योद्धा, पुरोहित और निर्णायक वर्ग को ही राज्य की नागरिकता देनी चाहिए। तो 4 वर्ग को नागरिकता देने की सिफारिश करता है पर 2 को सिफारिश नहीं करता है। दोस्तों फोस्टर फिर आगे कहता है, क्या फोस्टर आगे कहता है कि अरस्तु का राज्य घोंसले की तरह है, पिंजरे की तरह नहीं। मतलब अरस्तु के का जो राज है वो घोंसले की तरह, पिंजरे का मतलब जहां पर लोग कैद होते हैं। तो अरस्तु किसी को कैद नहीं करना चाहता है, बल्कि अरस्तु सबको स्वतंत्र रूप से छोड़ना चाहता है, सबको फ्रीडम देता है, सबको आज़ादी देना चाहता है। इसलिए घोषणा ने कहा कि वास्तव में अरस्तु का राज्य घोंसले की तरह है, ताकि घोंसले शायद में उड़ सकता है, पिंजरे की तरह नहीं है। तो अरस्तु मनुष्य को एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी माना है। इसको भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तो इसको भी याद रखिएगा कि वास्तव में अरस्तु ने मनुष्य को क्या माना है, एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी माना है। अगर आगे देखा जाए दोस्तों, अरस्तु कहता है कि कालक्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है किंतु प्रकृति में के क्रम में उससे पहले आता है। अभी मैंने बताया। अब देखिए ये तो राज्य विषय जो है विचार था प्लेटो अरस्तु का। अब यहाँ पर आ रहा है परिवार और संपत्ति विषयक विचार। मतलब परिवार और संपत्ति के संदर्भ में अरस्तु क्या सोचता है, क्या वह भी प्लेटो की तरह ही विचार रखता है दोस्तों, या उसके विचार में कुछ नरमी आती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि अरस्तु प्लेटो ने भी परिवार और संपत्ति विषयक विचार रखे हैं। उसने अपना साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो परिवार विषयक और संपत्ति विषयक दोनों साम्यवाद की बात करता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीडम देने का काम करता है और अरस्तु। क्यों, क्योंकि प्लेटो जहाँ पर परिवार और संपत्ति को केवल और केवल जो है वो जो उत्पादक वर्ग है दोस्तों, उत्पादक वर्ग तक सीमित करा है। उसका प्लेटो का सीधे सीधे कहना है कि भाई जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग का मतलब जो संरक्षक वर्ग है, और इस संरक्षक वर्ग में कौन आता था, एक तो अपना राजा आता था दोस्तों, और राजा के साथ साथ जो योद्धा वर्ग है वो भी आता था, या सैनिक। तो उसने कहा कि भाई जो राजा या योद्धा है या सैनिक है, उनको ना तो व्यक्तिगत संपत्ति रखनी है और ना ही उनको शादी विवाह करके उनके व्यक्तिगत बीवी पत्नी होगी और ना ही बच्चे होंगे। लेकिन वह उत्पादक वर्ग को इसका अधिकार देता है कि उत्पादक का अपना संपत्ति भी होगी और उत्पादक के अपने बच्चे भी होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अरस्तु है दोस्तों, अरस्तु इसमें क्या करता है, अरस्तु इसमें थोड़ा सा लचीलापन अपनाता है
और अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने जहाँ जहाँ प्लेटो परिवार और संपत्ति से शासक और सैनिक वर्ग यानी योद्धा वर्ग को वंचित कर दिया था, वहीं अरस्तु ने दोनों को महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु के अनुसार परिवार के अभाव में व्यक्ति में संस्कारों का विकास नहीं हो सकता तथा संपत्ति के अभाव में परिवार का पोषण तथा बच्चों की शिक्षा व अतिथियों का सत्कार संभव नहीं है। इसलिए परिवार और संपत्ति व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। मतलब यहाँ पर वो अरस्तु ने बताने का प्रयास किया कि भाई जैसे परिवार का अभाव है, अगर कोई कहे कि भाई परिवार के बिना काम चल सकता है क्या, जैसे प्लेटो ने कहा कि भाई योद्धा वर्ग को और राजा जो है आपका उसको परिवार की आवश्यकता नहीं है। अरस्तु बोलता है कि यार परिवार के अभाव में व्यक्ति में संस्कार कहाँ से आएंगे। वो परिवार तो होता है जो व्यक्ति में संस्कार डालने का काम करते हैं, और अगर परिवार ही नहीं रहा तो उनमें संस्कार कहाँ से आ जाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के परिवार के अभाव में व्यक्तियों में संस्कार का विकास संभव नहीं है, संपत्ति के अभाव में परिवार का पालन पोषण संभव नहीं है और बच्चों की शिक्षा व अतिथियों का सत्कार संभव नहीं है, इसलिए परिवार और संपत्ति व्यक्तित्व के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसलिए उसने संपत्ति और परिवार को सभी को रखने की बात करता है। आगे दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर तो आगे कुछ और बातें आपसे कहा जाएगा। जैसे अरस्तु के अनुसार परिवार जो होता है दोस्तों वो स्त्री बच्चे और दास, मतलब पुरुष हो गया, स्त्री बच्चे और दास, इसके समुच्चय से बने हुए। यही बच्चे आगे चल करके एक नए परिवार को जन्म देते हैं। इस प्रकार परिवारों के मिलने से गांव और गांवों को मिलने से राज्य का जन्म होता है। यानी वो यहाँ पर बताने का प्रयास है कि सबसे पहले बच्चे होते हैं, बच्चों से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर गांव बनता है और गांव से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। तो फाइनली इस प्रकार राज्य अस्तित्व में आता है। दोस्तों परिवार नागरिक की मानवता की प्रथम पाठशाला है, ये किसका वक्तव्य है दोस्तों, ये आपका वास्तव में अरस्तु का वक्तव्य है। अरस्तु कहता है कि ऐसे परिवार की अरस्तु दोस्तों ऐसे परिवार की कल्पना करता है जहाँ स्वच्छंद रूप से सभी के व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब वो ऐसे परिवार की कल्पना नहीं करने का प्रयास करते जहाँ पर सभी का व्यक्तित्व का विकास संभव न हो, बल्कि जहाँ पर स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र रूप से सभी के व्यक्तित्व का विकास होता है, वो ऐसे परिवार की कल्पना कौन करता है, अरस्तु करता है। अब दोस्तों याद रखिएगा, इसके आगे अगर देखें तो वास्तव में आप संपत्ति के बारे में अरस्तु क्या बोलते हैं दोस्तों। तो अरस्तु निजी, याद रखिएगा, अरस्तु निजी संपत्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, दोस्तों विकास आपके यहाँ पे है क्या, विकास, अरस्तु निजी संपत्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानता है। मतलब अरस्तु का कहना है कि अगर आप व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो फिर वहां पर निजी संपत्ति का होना बहुत जरूरी है। और आगे कहता है कि संपत्ति उतनी होनी चाहिए जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो सके। मतलब उसने ये कहा कि भाई संपत्ति आवश्यकता तो है व्यक्ति के विकास में, लेकिन संपत्ति आवश्यकता से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और आगे चल करके आप यहाँ पर देखोगे कि जब बात संपत्ति की होती है तो अरस्तु संपत्ति को कई तरीके से बांटा है और उसमें वह उस संपत्ति का समर्थन करता है जिसका जो वास्तव में जिस पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो, लेकिन उसका जो यूज करने वाला हो वो व्यक्तिगत न हो बल्कि वो सामूहिक हो, समाज हो। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि भाई अरस्तु जो है वो केवल प्राकृतिक संपत्ति का को ही व्यक्तित्व के विकास में सहायक माना है। मतलब संपत्ति में कौन संपत्ति, प्राकृतिक संपत्ति को, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब वो कृत्रिम संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं मानता है। तो अरस्तु केवल प्राकृतिक संपत्ति को ही व्यक्तित्व के विकास में सहायक माना है, कृत्रिम संपत्ति को नहीं मानता है। और अरस्तु आगे कहता है दोस्तों कि प्राकृतिक संपत्ति वह है जिसके उत्पादन में प्रकृति का योगदान हो, जैसे प्रकृति से प्राप्त खेती बाड़ी, ठीक है। मतलब वो क्या बोलता है, वो कहता है कि भाई ये जो आपका प्राकृतिक संपत्ति है, पहली बात तो प्राकृतिक संपत्ति को ही व्यक्तित्व के विकास में सहायक माना है। और आगे लिखता है कि कृत्रिम संपत्ति को तो उसने नहीं माना, लेकिन आगे करता है कि प्राकृतिक संपत्ति वह संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति का विवरण देता है कि प्राकृतिक संपत्ति क्या है, तो उसको डिफाइन करने का प्रयास करता है अरस्तु कि वास्तव में प्राकृतिक संपत्ति वह है जिसके उत्पादन में प्रकृति का योगदान हो, जैसे प्रकृति से प्राप्त खेती बाड़ी करना। तो ऐसे लोग जो खेती बाड़ी में लगे हुए थे दोस्तों, जो उत्पादन कार्य में लगे हुए थे, वो निश्चित रूप से क्या है, वो उनकी जो संपत्ति है वो प्राकृतिक संपत्ति होती है। अरस्तु दोस्तों कहता है, अरस्तु दास को भी प्राकृतिक संपत्ति के रूप में देखते हैं। मतलब अरस्तु का कहना है कि भाई दास जो होता है ना वो भी क्या है, वो भी प्राकृतिक संपत्ति होता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अरस्तु जो है वो दासता का समर्थन भी करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं दोस्तों आगे की बात करूं तो फिर कहता है क्या कि अरस्तु कहता है कि अरस्तु कृत्रिम संपत्ति के विरोधी हैं। उनका कहना है कि शोध लेना वित्तोपार्जन का सबसे घृणित कार्य है। मतलब उनका कहना है कि भाई ठीक है आप संपत्ति ठीक है करते हो, और कृत्रिम संपत्ति का विरोधी माना गया। कहता है भाई अरस्तु कृत्रिम संपत्ति का विरोधी था और खुद कहता था कि ऐसे लोग जो शोध लेते हैं वो वास्तव में वित्तोपार्जन का, वित्त को अर्जित करने का सबसे घृणित तरीका है, सबसे भ्रष्ट तरीका है। तो अरस्तु 3 प्रकार के संपत्ति की बात करता है। कौन कौन, एक तो आपका दिया है सार्वजनिक स्वामित्व एवं सार्वजनिक उपभोग वाली,
मतलब ऐसी संपत्ति जिस पर सभी का स्वामित्व हो और जो सभी के लिए बनी हुई है। दूसरा क्या है, सार्वजनिक स्वामित्व एवं व्यक्तिगत उपभोग वाली, मतलब ऐसा संपत्ति जिसमें सभी का स्वामित्व हो लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक के लिए ना हो बल्कि वो व्यक्तिगत निजी कार्य के लिए हो, निजी खर्चे के लिए हो। और तीसरा पद यह है व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग वाली संपत्ति। और तीसरी होती है जिस पर सभी का नहीं बल्कि आपका अधिकार हो, वो व्यक्तिगत संपत्ति हो लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति में जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्तिगत ना हो बल्कि वो सार्वजनिक हो, वो सभी करें। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अरस्तु इसी संपत्ति का समर्थन करता है, मतलब अरस्तु जो तीसरे नंबर का संपत्ति है ना कि व्यक्तिगत स्वामित्व एवं दार्शनिक उपभोग वाली शक्ति, अरस्तु इसी का समर्थन करता है। और कहीं ना कहीं यह जो सिद्धांत है वास्तव में गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से मिलता जुलता है, याद रखिएगा। दोस्तों अरस्तु आगे कहता है कि सुखमय जीवन समस्त बाधाओं से मुक्त जीवन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सुखमय जीवन समस्त बाधाओं से मुक्त जीवन है, इसको आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। इसके आगे अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे तो दास्ता के संबंध में अरस्तु क्या सोचता है, दास्ता के संबंध में अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु का मानना क्या था दोस्तों दास्ता के संबंध में। तो यहाँ पर जरा देखिएगा दोस्तों, दास्ता के संबंध में अरस्तु कहता है, क्या कहता है कि एक तरफ तो देखिए पहले थोड़ा सा प्लेटो से अगर आप जो है मिल करके अगर प्लेटो और अरस्तु दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि दास्ता के संबंध में अरस्तु क्या कहता है, तो वास्तव में प्लेटो जो है, पहली बात तो प्लेटो को यानी प्लेटो जो है दोस्तों दास प्रथा के बारे में बिल्कुल मौन रहता है, तो उसने दास्ता के बारे में कुछ वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन अरस्तु ने अपने पुस्तक जो उसकी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में ये प्रथम भाग में, चूंकि पॉलिटिक्स के कई भाग हैं, तो प्रथम भाग में वह दास प्रथा पर अपने विचार को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक है, अरस्तु दास प्रथा, एटिन की दास प्रथा से प्रभावित थी, मतलब जो अरस्तु की दास प्रथा है, ये देखिए किसी न किसी का विचार है, वो किसी न किसी दूसरे के विचार से प्रभावित जरूर होता है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया कि जो दोस्तों अरस्तु की दास प्रथा थी वो कहीं ना कहीं एटिन की दास प्रथा से प्रभावित थी। अरस्तु स्वयं कहता है कि जो मस्तिष्क से शून्य है अर्थात विवेकहीन है और दूसरों के अधीन कार्य को करता है वही दास है। मतलब वो दासता की परिभाषा करता है कि भाई दास है कौन, तो अरस्तु बोलता है कि दास सब नहीं है बल्कि दास वह व्यक्ति होता है जो मस्तिष्क शून्य है, जो विवेकहीन है, जो दूसरों के अधीन कार्य करने वाला है, वही आपका दास होता है। और अरस्तु फिर आगे कहता है क्या कि दासता को आवश्यक मानता है, और कहता है कि भाई दासता बहुत आवश्यक है। इसलिए दासता को आवश्यक मानते हुए अरस्तु कहता है कि दासता न केवल आवश्यक है बल्कि सामाजिक अनिवार्यता भी है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि पूछ लेगा कि भाई कौन कहता है कि दास्तान न केवल आवश्यक है बल्कि सामाजिक अनिवार्यता भी है, ये कथन किसका है दोस्तों, ये वास्तव में अरस्तु का कथन है। ये सारे पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप थोड़ी सी बात यहाँ पर देखिए दोस्तों, अरस्तु क्या बोलता है। और अरस्तु कहता है कि शरीर से अलग होने पर भी दास स्वामी के शरीर का अंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या बोलता है कि शरीर से अलग होने पर, अगर कोई दास शरीर से अलग भी हो जाए तो भी क्या करता है, वह स्वामी के शरीर का अंग होता है। दोस्तों अरस्तु जो है ना वो दासता के दो प्रकार मानता है, दो रूप मानता है। नंबर एक पहला स्वाभाविक दासता और दूसरा वैधानिक या कृत्रिम। तो स्वाभाविक क्या होता है दोस्तों, स्वाभाविक वो होता है जो व्यक्ति प्राकृतिक दृष्टि से विवेकहीन होता है, जिसमें बौद्धिक एवं शारीरिक असमानता होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो प्राकृतिक दृष्टि से विवेकहीन है और जिसमें बौद्धिक एवं शारीरिक असमानता पाई जाती है, मतलब वो किसी लायक नहीं है, वो आपका स्वाभाविक दास होता है। और अरस्तु कहता भी है कि ऐसे लोग का जो जन्म होता है वो दास बनने के लिए होता है। और जो वैधानिक दासता क्या होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो युद्ध में पराजित होने के कारण दास बन जाते हैं, उसे हम वैधानिक दासता बोलते हैं। अरस्तु दोस्तों आगे बोलता है कि स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक दासता जो है वो सबसे बेहतर है, और यही कारण है कि अरस्तु स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक दासता के पक्ष में था। दास प्रथा को उचित ठहराने के लिए उसने 3 तर्क दिए थे। मतलब चूंकि याद रखिएगा कि भाई चूंकि स्वाभाविक और प्राकृतिक दासता के पक्ष में था, वो वास्तव में वैधानिक दासता के पक्ष में नहीं था, वो कृत्रिम दासता के पक्ष में नहीं था, वो इस दासता के पक्ष में नहीं था कि कोई व्यक्ति अगर युद्ध बंदी है, अगर युद्ध में हार जा रहा है तो आप उसको दास बनाए। वो बहुत गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि जो युद्ध आपसे लड़ रहा है वो वास्तव में कहीं ना कहीं का तो सिपाही है, कहीं ना कहीं का योद्धा वर्ग है, कहीं ना कहीं का शासक वर्ग है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कृत्रिम को समर्थन देता तो इसका मतलब है वो जो है वो कहीं ना कहीं वैधानिक दास्ता को भी समर्थन देता। लेकिन उसने वैधानिक दास्ता का समर्थन नहीं दिया, बल्कि उसने
स्वाभाविक दासता का समर्थन किया। जो अल्पज्ञ होते हैं, जो अविवेकी होते हैं, जो विवेकहीन है, जो बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको दास बनाए जाने की बात करता है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर थोड़ा और कहना है क्या, कि अरस्तु केवल दास बनाने के पक्ष में नहीं था, बल्कि दासों को मुक्त करने के पक्ष में था। और वह कहता है कि मान लीजिए अगर कोई दास है, अगर वह कोई अगर दास है दोस्तों, कोई अगर दास है, और दास अगर अपने मालिक के प्रभाव में अगर अगर वो सक्षम बन जाता है, अगर वो क्या होता है, अगर वो विवेकशील हो जाता है, अगर वो विवेकवान हो जाता है, अगर वो अच्छा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वास्तव में स्वामी को उस दास को मुक्त कर देना चाहिए। क्या, स्वामी को उस दास को मुक्त करना चाहिए। अब दोस्तों अरस्तु जो है ना, दासता को प्राकृतिक माना है। दासता स्वामी और दास दोनों के हित में है। मतलब कि कौन कहता है, अरस्तु कहता है कि जो दासता होती है वो वास्तव में स्वामी और दास दोनों के हित में होती है। और फिर कहता है वही कि वास्तव में दासता केवल दास स्वामी और दास के हित में नहीं होता, बल्कि दासता वास्तव में सामाजिक हित में ही होता है। किसमें, सामाजिक हित में भी होता है। अब अरस्तु थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, क्या कहता है कि कुछ लोग जो जन्म से बुद्धिमान और विवेकवान होते हैं तथा स्वामी व शासक बनने के लिए पैदा होते हैं। मतलब ऐसा कहता है कि जो लोग जन्म से बुद्धिमान होते हैं, जो लोग जन्म से विवेकवान होते हैं, उनका जन्म ही वास्तव में स्वामी या शासक बनने के लिए होता है। लेकिन जो लोग जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, जन्म से ही पदभ्रष्ट होते हैं, वो वास्तव में दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दोस्तों अरस्तु आगे कहता है क्या, कि जिस प्रकार से बीड़ा आदि वाद्य यंत्रों के अभाव में उत्तम कोटि का संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के अभाव में स्वामी के उत्तम चरित्र का विकास भी नहीं हो सकता। ये बात आप यहाँ पर जरूर देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें और दासता के बारे में क्या कहा है। तो जो दासता के बारे में कहते हुए कहता है कि भाई अरस्तु के अनुसार दासता दास हित में है, क्योंकि बुद्धिमान स्वामी के संपर्क में आने पर बौद्धिक रूप से दासों के व्यक्तित्व का भी विकास हो जाता है। अरस्तु आगे कहता है दोस्तों कि दास बौद्धिक रूप से विकसित हो जाए तो उन्हें दास से मुक्त कर देना चाहिए। तो उन्होंने सीधे बोलता है कि भाई अगर मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कई ऐसे भी दास हो सकते हैं जो वास्तव में बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, जो वास्तव में अविवेकी है, अविवेकवान है, उनको तो बस आप दास बनाइए। लेकिन अगर स्वामी के साथ में रहते रहते दास अगर बौद्धिक बन जाए, दास अगर विवेकशील बन जाए, दास अगर विवेकवान बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसे कंडीशन में फिर उस जो है दास को दासता के बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। इसको आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों दासता के संदर्भ में जो इन्होंने बात कही थी, उसके बारे में इनकी आलोचना भी की जाती है। और दासता के संदर्भ में आलोचना कौन करता है, तो नंबर 1 मैक्सी का आता है। मैक्सी ने कहा कि दासता का समर्थन करने वाली अरस्तु की पुस्तक के अध्ययन को वर्जित कर देना चाहिए। मतलब इतना खिंचा गया था मैक्सी, उसने कहा कि भाई ये जो दासता का समर्थन करने वाली अरस्तु की किताब है, इसको वास्तव में वर्जित कर दिया जाए। और मैकिलविन कहते हैं कि दास पशु तो बना लिया जाता है, लेकिन मानवता से मुक्त नहीं किया जाता। मतलब मैकिलविन ने क्या बोला, मैकिलविन ने कहा कि भाई जो दास होता है, जैसे दास है उसको आप बंधक बना लेते हो, उसको पशु बना लेते हो, लेकिन मानवता से कभी उसको मुक्त नहीं कर सकते। तो ये आपका मैक्सी और मैकिलविन का वास्तव में स्टेटमेंट दी, अरस्तु ने विचार दिया है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वास्तव में अरस्तु ने राज्य में 6 वर्ग बताए थे राज्य में, और उन 6 वर्ग में से जो 2 वर्ग आपके थे उनको वह नागरिकता देने के पक्ष में नहीं था, 4 वर्ग को नागरिकता देने के पक्ष में था। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि अरस्तु कहता है कि किसी राज्य में जन्म ले लेने से या निवास कर लेने से कोई व्यक्ति वहाँ का नागरिक नहीं होता, बल्कि नागरिक वह होता है जो राजकीय व न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि जैसे आजकल का दिन है कि भाई अगर हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में आपका जन्म हो गया है, या कुछ समय के लिए आप हिंदुस्तान में कुछ समय से आप अगर रहना शुरू कर दिए हैं, तो उस बिहाफ पर आप हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अरस्तु सीधे सीधे कहता है कि ऐसे लोग केवल जो जन्म लेते हैं राज्य में, या जो राज्य में निवास करते हैं, केवल जन्म ले लेने या निवास कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं बनता, बल्कि नागरिक वह होता है जो वास्तव में राजकीय व न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। और दोस्तों यही कारण है कि जो अरस्तु है उसने स्त्रियों, बच्चों, दासों और विदेशियों को गैर नागरिक की श्रेणी में शामिल किया है। मतलब उस राज्य की जो स्त्रियां हैं, उस राज्य के जो बच्चे हैं, जो उस राज्य में रहने वाले दास हैं और जो विदेशी हैं, उनको उसने गैर नागरिक माना है। क्यों? क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और जो विदेशी हैं,
उनका वास्तव में राजकीय व न्यायिक कार्यों में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए उसने क्या माना है, उसको गैर नागरिक की श्रेणी में रखा है। और आप याद रखिएगा, ये जो गैर नागरिक होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या 90% होती है, केवल 10% को ही उसने क्या माना है, नागरिक माना है। और यही कारण है कि अरस्तु जब राज्य की जनसंख्या की बात करता है तो अरस्तु राज्य की 1 लाख जनसंख्या बताता है कि राज्य की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1 लाख जनसंख्या होती है। और उस 1 लाख जनसंख्या में से का 10% वह क्या बोलता है, नागरिक। और वो कहता है कि भाई या तो 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए या फिर 10% नागरिक, मतलब 10,000 नागरिक। तो 1 लाख का केवल 10% को ही वह नागरिकता देने के पक्ष में है। अगर पूछा जाए कि वास्तव में अरस्तु के अनुसार कितने जनसंख्या के कितने परसेंट या फिर कितने हजार नागरिक थे, तो आप याद रखिएगा कि राज्य की जनसंख्या 1 लाख थी, या फिर 1 लाख के स्थान में 10,000 नागरिक भी दे सकता है। तो अरस्तु केवल 10,000 लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में था, और उसमें भी स्त्री, बच्चे, ये सब क्या थे, बाहर थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार राज्य की कुल जनसंख्या 1 लाख में से केवल 10,000 को ही अरस्तु नागरिकता देने के पक्ष में था। इसको आप जरूर दोस्तों याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको और देखना है क्या, जैसे देखिए अरस्तु आगे कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि अरस्तु ने राज्य में रहने वाले 6 वर्गों का उल्लेख करता है, जिसमें केवल योद्धा, संपत्तिशाली, पुरोहित और निर्णायक वर्ग को नागरिकता देने के पक्ष में था। कृषक और शिल्पी वर्ग, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कृषक और शिल्पी वर्ग को वह नागरिकता देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। अब अरस्तु का न्याय संबंधी विचार क्या है, अरस्तु न्याय के संबंध में क्या बात करता है, इसको जरूर हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट तो बात यहाँ पर यह है कि प्लेटो ने अपना जो न्याय सिद्धांत दिया दोस्तों, प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत वास्तव में रिपब्लिक में दिया है। किसमें दिया है, अपनी प्रसिद्ध किताब रिपब्लिक में दिया है, रिपब्लिक में दिया है, याद रखिएगा, रिपब्लिक। लेकिन यहाँ पर जो आपका अरस्तु है वो अपने न्याय संबंधी विचार अपनी किताब रिटोरिका में देता है। किसमें, रिटोरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिस प्रकार से प्लेटो रिपब्लिक में अपना न्याय संबंधी सिद्धांत देता है, और क्वेश्चन प्लेटो से आया भी है कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसका उपशीर्षक क्या है, तो आप कहेंगे उसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। जबकि अरस्तु का जो न्याय संबंधी विचार है दोस्तों, उसकी किताब रिटोरिका में दिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अरस्तु के अनुसार न्याय सदाचार का पर्याय है, मतलब अरस्तु न्याय को सदाचार का पर्याय मानता है, लेकिन पूर्ण सदाचार एवं नैतिक न्याय संभव नहीं है। अरस्तु कहता है कि भाई न्याय सदाचार का पर्याय जरूर है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि भाई पूर्ण सदाचार एवं नैतिक न्याय मिल सकता है, तो ये संभव नहीं है। पूरी तरह से सदाचार या पूरी तरह से नैतिक न्याय संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अरस्तु पूर्ण न्याय की चर्चा न करके विशेष न्याय की चर्चा करता है। क्या, पूर्ण न्याय की बात नहीं करता, बल्कि वह विशेष न्याय की चर्चा करता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अरस्तु आगे कहता है, क्या कहता है, कहता है कि अरस्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही क्या, न्याय है। अरस्तु, जैसे आपको मैंने क्या बताया, जैसे न्याय के संदर्भ में प्लेटो बोलता है, प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो बोलता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या बोलता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं, अगर वो अपने बिना किसी भेदभाव के अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उनके बीच में अगर सामंजस्य बना है, वही क्या है, वही आपका न्याय है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति निर्भय होकर के, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर के, बिना भेदभाव के अगर राज्य में स्वतः काम कर रहा है और एक दूसरे से सामंजस्य बना के रह रहा है, तो वही न्याय है। उसी प्रकार से अरस्तु बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही क्या है, न्याय है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्याय के बारे में 2 बातें करता है यहाँ पर। क्या, एक तो वह वितरणात्मक न्याय का समर्थन करता है कि भाई सबको न्याय नहीं, बल्कि जिसकी जो योग्यता है उसको उसके कारण क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उसको उसके अकॉर्डिंग उसको जो है सम्मान या अधिकार मिलना चाहिए। तो आगे वहां पर कहता है अरस्तु जो है दोस्तों न्याय को 2 प्रकार में मानता है। क्या, एक नंबर 1 वितरणात्मक। अरस्तु के अनुसार एक न्याय जो होता है वितरणात्मक होता है। अरस्तु ने इसका आधार योग्यता को माना है। क्या माना है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि वितरणात्मक न्याय का आधार अरस्तु ने किसे माना है, तो योग्यता को माना है। और याद रखिएगा इसी का समर्थन भी करता है कि उसने न्याय योग्यता के आधार पर परिभाषित किया है कि जो यदि को योग होता है उसको उसके योग्यता के अकॉर्डिंग अधिकार मिलने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अधिक योग्य है, अधिक सुशिक्षित है, तो उसको अधिक न्याय मिलना चाहिए, उसको अधिक अधिकार मिलना चाहिए। और अगर कोई कम योग्य है तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसी प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है अरस्तु ने इसका आधार योग्यता को माना है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को उसकी दोस्तों क्या, व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे अधिकार मिलने चाहिए। अरस्तु वितरणात्मक न्याय का संबंध राज्य व्यक्ति के बीच मानता है। बोलता है कि भाई जो वितरणात्मक न्याय है वास्तव में राज्य और व्यक्ति के बीच का मैटर है, मामला है। लेकिन याद रखिएगा अरस्तु कहीं ना कहीं वितरणात्मक न्याय का जो है
समर्थन करता है। आगे दोस्तों याद रखिएगा, अरस्तु कहता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार क्या बोलता है, जो व्यक्ति हैं, कहता है कि भाई जो व्यक्ति हैं वो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही राज्य की सेवा करता है और उसे धन देता है, बदले में राज्य उसे पद, सम्मान और पुरस्कार देता है। अरस्तु आगे कहता है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है। ये सारे स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है, ये किसका कथन है, ये वास्तव में अरस्तु का कथन है। और अरस्तु आगे कहता है कि कहते हैं न्याय सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है। न्याय क्या है, न्याय कुछ और नहीं है बल्कि न्याय सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है। अरस्तु दोस्तों वितरणात्मक न्याय के संबंध में आनुपातिक समानता के आधार पर वितरण करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तव में अरस्तु जो है किस आधार पर न्याय की बात करता है, तो आनुपातिक समानता के आधार पर। क्या आनुपातिक समानता के आधार पर वो वितरणात्मक न्याय का संबंध करता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके आगे आप अगर देखें दोस्तों तो अरस्तु आगे कुछ कहता है, क्या बोलता है, अरस्तु कहता है कि अरस्तु के अनुसार न्याय के दो पक्ष है। क्या दोस्तों, अरस्तु न्याय के दो पक्ष मानता है। नंबर एक क्या, एक आपका समान न्याय, और समान न्याय से तात्पर्य अरस्तु जो है संपूर्ण श्रेष्ठता से लगाता है। क्या, संपूर्ण श्रेष्ठता से लगाता है, जैसे पड़ोसियों के प्रति नैतिक व्यवहार। और ये जो आपका विशिष्ट न्याय है दोस्तों, विशिष्ट न्याय को दो भागों में बांटता है। कौन, एक तो आपका वितरणात्मक न्याय, जैसे अभी मैंने आपसे कहा एक वितरणात्मक न्याय, इसका संबंध संसाधनों के वितरण से है। यह न्याय या ज्यामिति या आनुपातिक समानता पर आधारित है। अरस्तु कहता है कि वितरणात्मक न्याय विधायिका जैसी संस्था करेगी। कौन करेगा, मतलब जो वितरणात्मक न्याय है जो आनुपातिक समानता पर आधारित है दोस्तों, जो ज्यामिति समानता पर आधारित है, वो कौन करेगी, तो कहता है भाई वो विधायिका जैसी संस्था करती है। और सुधारात्मक न्याय के बारे में कहता है कि इसे परिशोधनात्मक या परिवर्ती न्याय भी बोलते हैं। अब ये परिशोधनात्मक या परिवर्ती न्याय दोस्तों क्या होता है, तो इसका संबंध समाज में रहने वाले व्यक्ति व व्यक्ति के बीच होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए किसी संविदा या समझौते को तोड़ता है, मतलब अगर मान लीजिए दो व्यक्ति यहाँ पर दिए हैं, दो व्यक्ति अगर दिए, ठीक है, कोई दो व्यक्ति अगर यहाँ पर हैं और अगर इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर संविदा हुआ है, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से किए हुए वादे को या समझौते को तोड़ता है या और किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो राज्य का परम कर्तव्य होगा कि राज्य उस व्यक्ति को दंड देगा जिसने समझौते को तोड़ा है। वही बात यहाँ पर कह रहा है, क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए किसी संविदा या समझौते को तोड़ता है तथा उसके मान सम्मान व संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो राज्य उस व्यक्ति को दंड देगा और समाज में सुधार करेगा। अरस्तु समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था की बात करता है। यह न्यायपालिका जैसी संस्था के द्वारा दिया जाएगा। अरस्तु का सुधारात्मक न्याय अंकगणितीय आधार पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैंने कहा कि वितरणात्मक न्याय की बात करता है। वितरणात्मक न्याय किस पर आधारित है, तो आनुपातिक समानता पर आधारित है। और अगर पूछेगा वास्तव में सुधारात्मक न्याय का आधार क्या है, तो अंकगणितीय आधार है दोस्तों। क्या है, अंकगणितीय आधार है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें हम लोग और कर लेते हैं दोस्तों। संविधान या शासन प्रणाली के संबंध में अरस्तु क्या बोलता है, तो आप जानते हैं कि जब प्लेटो मर जाता है, प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु यूनान छोड़कर एशिया माइनर चला गया है। और वहीं दोस्तों एशिया माइनर में हर्मियास, वहाँ का जो तत्कालीन शासक था हर्मियास, उसने अपनी बहन पिथियास का विवाह अरस्तु से करता है। कहाँ पर, एशिया माइनर में। एशिया माइनर का शासक होता है दोस्तों हर्मियास, और वही हर्मियास जो है अपनी बहन पिथियास का विवाह अरस्तु से कर दिया। यहीं पर रह करके अरस्तु ने 158 शासन विधाओं का अध्ययन किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तव में अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स में कितने शासन विधाओं का अध्ययन किया है, प्रस्तुत किया, तो दोस्तों 158 शासन विधाओं का अध्ययन किया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और अपने किताब में वास्तव में 158 शासन विधाओं के अध्ययन करने के बाद उससे संबंधित विचार उसने प्रस्तुत किया है। दोस्तों अरस्तु पहला विचारक है जिसने शासन प्रणाली का चक्रीय अध्ययन या विवरण दिया है। बहुत क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में शासन चक्रात्मक या चक्रीय शासन प्रणाली का विवरण कौन देता है, तो दोस्तों कौन हो जाएगा, वो वास्तव में अरस्तु हो जाएगा। इसलिए इसे चक्रीय शासन प्रणाली का जनक भी माना जाता है, किसको, अरस्तु को। अरस्तु के राज्य का आधार संविधान है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता संविधान में निहित होती है। संविधान में ही राज्य की शासन प्रणाली तथा पदों का वितरण होता है, विवरण होता है। आगे बोलता है दोस्तों कि इसलिए अरस्तु ने राज्य और संविधान में कोई अंतर नहीं किया, मतलब अरस्तु राज्य और संविधान में विशेष कोई अंतर नहीं करता है। आधुनिक काल में संविधानों का वर्गीकरण मैकियावेली ने किया है। ध्यान रखिएगा,
अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले वास्तव में संविधानों का वर्गीकरण किसने किया है, संविधानों का चक्रीय विवरण किसने प्रस्तुत किया है, तो उत्तर हो जाएगा क्या, अरस्तु, उत्तर हो जाएगा अरस्तु। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक काल में संविधानों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, तो वो मैकियावेली ने किया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसीलिए वास्तव में मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक बोलते हैं। क्या, अभी आप मैकियावेली आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा, मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक बोलते हैं। यानी आधुनिक काल में वास्तव में मैकियावेली ने धर्म को राजनीति विज्ञान से अलग किया है, क्योंकि जो मध्यकाल होता है दोस्तों, मध्यकाल में राजनीति विज्ञान के ऊपर धर्म का बोलबाला हो जाता है, राज्य के ऊपर धर्म का अधिकार हो जाता है। और ये मैकियावेली ही था जिसने वास्तव में राज्य को एक पृथक सत्ता में के रूप में स्थापित करवाया, राज्य शब्द। और दूसरी बात आप देखिएगा वहां पर कि ये जो आपका मैकियावेली है दोस्तों, मैकियावेली ने केवल बातों नहीं किया, मैकियावेली ने बहुत सारा काम करता है। और मैकियावेली आगे चल करके वास्तव में राजनीति को धर्म से अलग किया है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, मैकियावेली। और राजनीति विज्ञान का जनक कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, फिर वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका अरस्तु। ठीक है, दोनों आपके। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण दो आधार पर करता है दोस्तों। किस आधार पर, नंबर एक संख्या के आधार पर, और संख्या के आधार पर जो उसने जो है वर्गीकरण किया दोस्तों, संख्या के आधार पर वर्गीकरण करने वाले संविधान को वह क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है। आप ध्यान रखिएगा। अब जनसंख्या के आधार पर वास्तव में वह तीन वर्गीकरण कितने प्रकार भागों में करता है दोस्तों, तीन भागों में, ध्यान रखिएगा। संख्या के आधार पर अगर संविधान की बात करें या शासन प्रणाली की बात करें, तो संख्या के आधार पर वास्तव में वह तीन शासन प्रणाली की बात करता है, और इस आधार पर किए गए वर्गीकरण को श्रेष्ठ मानता है। नंबर एक क्या, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वजनतंत्र या पॉलिटी या स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। इस पॉलिटी को या सर्वजनतंत्र को दोस्तों स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो पहला तो संख्या के आधार पर उसने विभाजन किया था, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वजन या पॉलिटी या स्वर्णिम प्रतिमान या मध्यमान सिद्धांत। और इसे वह क्या मानता है, इस शासन प्रणाली को दोस्तों, इस शासन प्रणाली को अरस्तु क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है। क्या, श्रेष्ठ मानता है, अच्छा मानता है। दूसरा उसने उद्देश्य के आधार पर किया है, और उद्देश्य के आधार पर जो किया गया वितरण है, जो किया गया शासन प्रणाली है दोस्तों, उसको क्या मानता है, उसको वह निकृष्ट या विकृत मानता है। अब इस निकृष्ट शासन प्रणाली में कौन कौन से शासन प्रणाली आती हैं, इसमें भी तीन आती हैं दोस्तों। कौन कौन, एक आपका आता है अत्याचार या निरंकुश तंत्र, दूसरा आता है कूटतंत्र या धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र, और तीसरा आता है भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अरस्तु सबसे भ्रष्ट किसको मानता है दोस्तों, अरस्तु सबसे गंदा किसे मानता है। आप कहेंगे सर अरस्तु सबसे, अगर आप देखो तीन उसमें माना अच्छे में और तीन बुरे माना। अगर कुल कहा जाए कि वास्तव में अरस्तु ने कुल कितने भागों में वर्ग किया है, तो अरस्तु ने छः जो है बताया, तीन उत्तम बताया है और तीन आपके जो है निकृष्ट बताया है। अब अगर कहा जाए कि इन तीनों में सबसे निकृष्ट कौन है दोस्तों, तो सबसे निकृष्ट कौन है आपका भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। ये वास्तव में अरस्तु के रिगार्डिंग सर्वाधिक निकृष्ट, सबसे अधिक निकृष्ट है, सबसे अधिक निकृष्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब दूसरा राजतंत्र क्या होता है, तो अब उसने एक एक का विवरण प्रस्तुत किया कि जो राजतंत्र होता है वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित रहती है। क्या, वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित रहती है तथा वह जन कल्याण की भावना से कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे वास्तव में क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं राजतंत्र। मतलब वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित रहती है और वह जन कल्याण की भावना से कार्य करता है। अरस्तु इसे सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र मानता है। किंतु एक बात ध्यान रखेगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर वही गलती होती है जो प्लेटो वाली होती है कि प्लेटो ने भी अपने दार्शनिक राजा में, प्लेटो ने जो अपने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया दोस्तों, अपने दार्शनिक राजा में इसी प्रकार की बात करता है। वह अपने दार्शनिक राजा में सभी शक्तियां निहित कर देता है, लेकिन बाद में क्या बोलता है कि सभी शक्तियां होने के बाद दार्शनिक राजा क्या करेगा, दार्शनिक राजा वास्तव में विवेक के आधार पर काम करेगा। लेकिन आप ये बताइए, जिसके पास सारी शक्तियां होंगी क्या वो विवेकवान होगा, क्या वो निरंकुश नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वास्तव में इसने भी कल्पना तो सिर्फ प्लेटो वाली किया है, और यही कारण होता है कि समस्त शासन प्रणाली में राजतंत्र को वह सर्वोच्च मानता है, सबसे बढ़िया मानता है। लेकिन वास्तव में दोस्तों ये व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन कभी पूछ बैठे कि अरस्तु ने चक्रीय शासन प्रणाली को के विभाजन में जो किया है उसमें सर्वोच्च शासन प्रणाली व सर्वोत्तम किसे मानता है, तो सर्वोत्तम तो राजतंत्र को मानता है। लेकिन ये दोस्तों व्यवहारिक नहीं है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि वास्तव में अरस्तु के शासन प्रणाली में चक्रीय विभाजन में व्यवहारिक रूप से
सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन है? दोस्तों व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पॉलिटी। क्या हो जाएगी दोस्तों? पॉलिटी हो जाएगी। पॉलिटी याद रखिएगा, उसको पॉलिटी बोला है उसने। ये व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है। क्या? व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है। व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है, और वो व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ तो सबसे ज्यादा मानता है इसको, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। व्यवहारिक रूप से किसे मानता है? पॉलिटी को मानता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात आगे आती है दोस्तों दूसरा कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र क्या होता है? तो कुलीन तंत्र को दोस्तों अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। क्या? अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। जब शासन पद्धति कुछ लोगों के हाथों में हो और वे लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन चलाएं, तो उसे क्या बोलते हैं? कुलीन तंत्र बोलते हैं। मतलब ऐसा तंत्र जो एक नहीं बल्कि कुछ लोगों के हाथों में हो, लेकिन कुछ लोग जो है व्यक्तिगत हित के लिए काम ना करें बल्कि सार्वजनिक के हित के लिए काम करें, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे कुलीन, अरस्तु ने कुलीन तंत्र कहा है। उसके बाद सर्वजन तंत्र या संवैधानिक तंत्र। अरस्तु इसे सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक शासन प्रणाली कहता है। अरस्तु इसे पॉलिटी कहता है। क्यों? क्योंकि इस शासन प्रणाली में शासन बहुत लोगों के हाथों में होता है और उसका लक्ष्य प्रजा का कल्याण करना होता है। इसे स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने कहा छह, उसने छह में बांटा। सबसे पहले क्या आता है? राजतंत्र। और अरस्तु के अकॉर्डिंग जो राजतंत्र होता है वो सभी शासन प्रणालियों में सर्वोत्तम है। क्या? सर्वोत्तम है। लेकिन वास्तव में ये अव्यवहारिक है। क्या? ये अव्यवहारिक है। ये अव्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति की बात, जिस बात की कल्पना अरस्तु ने किया है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं प्लेटो के दार्शनिक राजा के समान है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये काल्पनिक हो सकता है, काल्पनिक रूप से श्रेष्ठ हो सकता है, व्यवहारिक रूप से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। व्यवहारिक रूप से श्रेष्ठ कौन है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर वो सर्वजन तंत्र या संवैधानिक तंत्र है जो व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पर देखें, इसके बाद जो निकृष्ट माना है वो तो मैंने आपको दिया। अब देखिए जरा से दोस्तों, अरस्तु के अनुसार यदि सत्ता में बहुत अमीर लोग होते हैं तो अत्याचारी होंगे, और ये अत्यधिक गरीब होंगे तो भ्रष्ट होंगे। इसलिए सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो न तो अधिक गरीब हो और न ही बहुत अधिक अमीर हो। क्या? न तो बहुत अधिक अमीर हो, अमीर मतलब दो बीच के हों। क्योंकि ध्यान ध्यान रखिएगा, अगर सत्ता में केवल और केवल अमीर लोग हो जाएंगे तो फिर उनके अंदर निरंकुशता आ जाएगी, वे अत्याचारी हो जाएंगे, वो गरीबों का खून चूसना शुरू कर देंगे, शोषण करना शुरू कर देंगे। और अगर सत्ता में केवल और केवल गरीब लोग होंगे तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर उनका काम होगा अपने आप को अमीर बनाना, फिर वो लूटपाट करेंगे। ऐसी कंडीशन में शासन प्रणाली विफल हो जाएगी। इसीलिए कहता है क्या कि सत्ता में ऐसे लोग होने चाहिए, सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो न तो बहुत अधिक गरीब हो और ना बहुत अधिक अमीर हो, ताकि, और अरस्तु इनको क्या बोलता है? मध्य तंत्र कहा है। क्या बोलता है? इनको मध्य तंत्र बोलता है कि ऐसे लोग जो होते हैं क्या होते हैं? वो मध्य तंत्र होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं दोस्तों आगे बात करूं तो आगे कहा है, अब देखो यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया है। ये वास्तव में जो उसने चक्रीय विभाजन किया है, अरस्तु ने जो चक्रीय विभाजन किया दोस्तों, वो चक्रीय विभाजन यहाँ पर है। इस संख्या के आधार पर उसने तीन माना है और इसको वह श्रेष्ठ शासन प्रणाली कहता है। कौन कौन? एक आपका एक व्यक्ति का शासन जिसे राजतंत्र बोलता है, कुछ व्यक्तियों का शासन जिसे कुलीन तंत्र बोलता है, और बहुत सारे व्यक्तियों के शासन को वह संविधान तंत्र या मध्य वर्ग या मध्य तंत्र या पलटी बोलते हैं। और याद रखिएगा, सबसे उत्कृष्ट तो ये है, सबसे उत्कृष्ट तो ये है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से पूछेगा तो व्यवहारिक रूप से क्या हो जाएगा? ये आपकी व्यवहारिक उत्कृष्टता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर उसने तीन माना है, और ये निकृष्ट है। क्या? ये निकृष्ट है। कौन कौन? इसका जो उद्देश्य होता है वो निजी होता है। इसमें तीन आते हैं, निरंकुश तंत्र आएगा, गुण तंत्र या धन तंत्र आएगा, या वर्ग तंत्र आएगा, और दूसरा है भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र या भ्रष्ट। और अरस्तु इन सभी में सबसे भ्रष्ट किसको माना है, सबसे निकृष्ट किसको माना है? वो इस भीड़ तंत्र को माना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आगे बात करने हम लोग थोड़ा और बात करते हैं यहाँ पर अरस्तु का चक्राकार नियम आपके सामने मैं रखता हूँ कि अरस्तु ने कैसे कैसे चक्राकार नियम दिया। तो अरस्तु के अनुसार कोई शासन प्रणाली जो होती है वो अस्थायी नहीं होती दोस्तों। क्यों? क्योंकि कोई, अरस्तु कहता है कि भाई देखो चक्राकार का मतलब क्या है? चक्राकार का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि कोई भी शासन प्रणाली जो होती है वो वास्तव में क्या होती है? वो वास्तव में अस्थायी नहीं होती है, वो हमेशा परिवर्तनशील होती है, हमेशा बदलती रहती है। यानी क्या बोला कि अगर यहाँ पर बदलती रहती है, अर्थात राजतंत्र अगर है तो राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र आएगा, निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र आएगा, और कुलीन तंत्र से धन तंत्र आएगा, और धन तंत्र से क्या आ जाएगा? संविधान तंत्र, और फिर संविधान तंत्र से दोस्तों क्या आएगा? प्रजातंत्र।
प्रजातंत्र के बाद क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र के बाद आगे चलकर फिर से क्या होगा, फिर से राजतंत्र आएगा, और इस प्रकार से फिर से राजतंत्र से निरंकुश तंत्र आएगा, फिर निरंकुश से कुलीन आएगा, कुलीन से फिर धनतंत्र आएगा। इस प्रकार से क्या होगी दोस्तों, ये सत्ता आपकी क्या होती रहेगी, सत्ता आपकी लगातार बदलती रहेगी, बदलती रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं जरा सा बैटरी का चार्जर लगा दूं, नहीं बैटरी खत्म हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी और अभी बंद हो जाता है, इस वजह से थोड़ा बैटरी लगाने लगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया। बस अब सब कुछ ओके है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उसने इसको चक्रीय विभाजन में किया। क्या बोला कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले राजतंत्र आएगा, राजतंत्र के बाद फिर क्या आएगा, फिर वो निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश तंत्र आएगा, निरंकुश के बाद फिर क्या आएगा, फिर कुलीन हो जाएगा, कुलीन के बाद फिर क्या बनेगा दोस्तों, फिर वो वास्तव में आएगा धनतंत्र आएगा। क्या, धनतंत्र आएगा, धनतंत्र आ जाएगा। धनतंत्र के बाद फिर क्या आएगा, फिर से एक बार संविधान तंत्र आएगा, संविधान तंत्र, और संविधान तंत्र के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर आएगा आपका प्रजातंत्र, और प्रजा के बाद फिर क्या आएगा, आपका राजतंत्र आएगा। तो वास्तव में ये जो प्रजातंत्र है वो सबसे निकृष्ट माना गया है। इसको क्या, सबसे निकृष्ट मानता है अरस्तु, सबसे निकृष्ट किसको मानता है, प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र को मानता है। इसको वास्तव में भ्रष्ट तंत्र का है। अगर व्यवहारिक रूप से माना जाए कि व्यवहारिक रूप से सबसे श्रेष्ठ क्या है, व्यवहारिक रूप से सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो वो हो जाएगा संविधान तंत्र, जिसको पॉलिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिटी कहते हैं। और अगर बोले कि इन छह में सर्वोच्च कौन है, तो आप कहेंगे सबसे बेहतर कौन है, राजतंत्र। लेकिन राजतंत्र व्यवहारिक नहीं है, ये आप व्यवहारिक है। क्या, ये आप व्यवहारिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, चक्रीय विभाजन कहते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करें यहाँ पर क्रांति पर अरस्तु क्या बोलता है, क्रांति के संदर्भ में भी अरस्तु कुछ बोलता है। तो दोस्तों क्रांति के संदर्भ में अरस्तु के विचार। अब देखिए क्रांति से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, क्रांति से तात्पर्य होता है आमूलचूल परिवर्तन, अर्थात एक प्रकार की व्यवस्था जब दूसरी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, वही एक क्रांति है। मतलब क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। क्रांति का मतलब ये नहीं कि आप तलवार भाला उठा के आप मारना काटना शुरू कर दें। अरस्तु के समय जो क्रांति का मतलब था वो क्या था, आमूलचूल परिवर्तन, मतलब टोटल परिवर्तन, अकस्मात परिवर्तन, एक बैग परिवर्तन, वो क्या होता है, वो क्रांति कहते हैं उसको। तो अरस्तु जो है दोस्तों क्या होता है, 1949 में, याद रखिएगा 1949 में खूनी क्रांति विश्व की पहली क्रांति होती है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, ये तो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया कि 1949 में खूनी क्रांति जो होती है वो विश्व की पहली क्रांति होती है। लेकिन अरस्तु क्रांति का मतलब क्या होता है, तो अरस्तु दोस्तों जो क्रांति कहता है ना, वो जो है उसका मतलब होता है क्या, संविधान में परिवर्तन, मतलब वो संविधान के में होने वाले परिवर्तन को ही क्रांति बोलता है। तो अरस्तु प्राचीन कालीन चिंतक है, उन्होंने क्रांति का प्रयोग परिवर्तन के अर्थ में किया है। क्या दोस्तों, परिवर्तन के अर्थ में किया, मारकाट के अर्थ में नहीं किया है। इसलिए अरस्तु की क्रांति को परंपरागत क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि परिवर्तन से संबंध है, इसलिए क्या बोलते हैं, परंपरागत क्रांति।
अरस्तु के समय एथेंस में प्रजातंत्री सरकार थी। अपने विवेचना में अरस्तु पाया कि सरकारें बदलती रहती थी, क्योंकि उसने क्या किया, उसने दोस्तों 158, मैंने कहा था एशिया माइनर जब गया था तो उसमें 158 नगर तंत्रों का, नगर राज्यों का उसने अध्ययन किया था, वहाँ की सरकारों का अध्ययन किया था। तो यही कहता है कि भाई कोई भी सरकार जो होती है वो अस्थायी नहीं होती बल्कि अस्थायी होती है, बदलती रहती है। और वही जो बोलता है कि जो अरस्तु बोलता है कि जो सरकारें बदलती हैं, कि जैसे राजतंत्र के बाद ये तंत्र आया, फिर ये तंत्र आया, फिर ऐसे ऐसे करके ये जो टोटल परिवर्तन है शासन प्रणाली में, इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, इसी परिवर्तन को उसने क्रांति कहा है। तो अरस्तु कहता है कि राज्य या संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन ही क्या होता है, क्रांति होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में अरस्तु की क्रांति का तात्पर्य से मतलब क्या है, तो अरस्तु की क्रांति से तात्पर्य यहाँ पर है कि संविधान या राज्य में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, अरस्तु कहता है दोस्तों कि प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में जो क्रांतियां होती हैं उसके अलग अलग कारण होते हैं। मतलब ये जो परिवर्तन होते हैं, जो एक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणाली में बदल जाती है, इससे कुछ कारण है। और कारण क्या है, तो अब वहां पर कुछ सामान्य कारण भी जो है अरस्तु ने दोस्तों क्या किया है, उसने बताने का प्रयास किया है। वो कारण आपके सामने यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या कारण है जरा देखिए। तो वो पहला कहता है यहाँ पर क्या, पहला जो है वो क्या है, विषमता एवं अन्याय। वास्तव में क्रांति होने का कारण क्या है, शासन प्रणाली में परिवर्तन होने का दोस्तों कारण क्या है, तो पहला कारण बताया विषमता न्याय को। अर्थात अरस्तु कहता है कि ये सबसे उपयुक्त कारण है कि क्रांति क्यों होती है, आखिर सत्ता में परिवर्तन क्यों होता है, एक व्यवस्था दूसरे व्यवस्था में क्यों बदल जाती है, क्योंकि वास्तव में विषमता एवं न्याय होती है। और वास्तव में कहता है कि जो असमानता होती है या विषमता होती है, वही क्या करती है, वही वास्तव में क्रांति को जन्म देती है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का उदय किस कारण होता है, तो बोलता है असमानता या विषमता के कारण क्रांति का जन्म होता है। दूसरा उसने माना शासन की उद्दंडता एवं अत्याचार को। शासक जो होता है, शासक उद्दंड होता है, उसमें अत्याचारी होता है, इसलिए भी उससे बचने के लिए जो जनता होती है वो क्या करती है, वो वास्तव में शासन में परिवर्तन करती है, सत्ता में परिवर्तन करती है। तीसरा शासन का भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर होना, ये भी वास्तव में क्रांति के उदय होने का एक कारण होता है अरस्तु के अकॉर्डिंग। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, नेक्स्ट बात करूँगा दोस्तों, तो शासक का निरंकुश होना, शासक का निरंकुश होना भी क्रांति का एक कारण होता है। शासक का बागवीर, बागवीर का मतलब क्या, बाड़ी पर नियंत्रण न होना, अर्थात बड़ी बड़ी बातें करना, किसी को कुछ भी बोल देना, ये भी जो है क्रांति का कारण होता है। और फिर उसका होता है निर्वाचन में बेईमानी। अगर निर्वाचन में बेईमानी होता है तो इससे जो जनता की निष्ठा होती है वास्तव में शासक के प्रति कम हो जाती है, और शासक जनता जो होती है वो शासक को परिवर्तन करने का प्रयास करती है। और फिर दोस्तों आपका है शासन में अत्यधिक मात्रा में विदेशियों का होना। मतलब अगर शासन में विदेशियों की मात्रा अधिक है तो भी क्या होता है, फिर भी तो भी क्या होता है, वो क्रांति होती है। और तब भी क्या होता है, सत्ता में परिवर्तन होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अरस्तु जो है वो आदर्श राज के संबंध में विचार देता है। अब जरा देखिए कि अरस्तु का आदर्श राज संबंध में विचार क्या है। तो दोस्तों अरस्तु जो कहता है, शिवाइन कहता है कि अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानता है वह वास्तव में प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। ये भी आपका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा कि भाई किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। तो वास्तव में ये कथन जो दिया है दूसरा है, शिवाइन का है। शिवाइन कहता है अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषता क्या है। आप जरा देखिए, तो पहली बात तो अरस्तु जनसंख्या कितनी मानता है, 1 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने 5040 माना है। क्या जो प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या मानी है वो 5040 मानी है, लेकिन अरस्तु क्या मानता है दोस्तों, अरस्तु ये अकॉर्डिंग टू प्लेटो है। क्या अकॉर्डिंग टू प्लेटो 5040, लेकिन ये कितना मानता है, 1 लाख मानता है। या फिर क्या मानता है, नहीं 1 लाख जनसंख्या या फिर 10,10,000 नागरिक। मतलब दो चीज पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या कितना बताई है, या तो 1 लाख होगा या फिर 10,000 नागरिक दिया होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर 1 लाख नागरिक होगा तो गलत हो जाएगा, 10,000 नागरिक या फिर 1 लाख। ठीक है, तो अरस्तु कहता है दोस्तों कि राज्य की जनसंख्या इतनी अधिक भी ना हो कि वह आत्मनिर्भरता ना प्राप्त कर सके, और इतनी कम भी ना हो कि अपनी जरूरत पूरा ना कर सके। तो दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। पहली बात तो 1 लाख जनसंख्या मानता है या 10,000 नागरिक को जनसंख्या मानता है, और फिर उसने यह भी कहा है कि भाई जनसंख्या इतनी अधिक ना होनी चाहिए और ना ही इतनी कम होनी चाहिए, बल्कि राज्य की जरूरतों के अनुकूल होनी चाहिए। अब भूभाग और भूक्षेत्र राज्य का कैसा होना चाहिए, तो इस पर स्टेटमेंट देते हुए अरस्तु कहता है कि राज्य का भूभाग जल मार्ग या स्थल मार्ग से लगा होना चाहिए। क्या, यानी आप देखो प्लेटो और अरस्तु के बीच में यही पर अंतर रहता है। प्लेटो ने क्या बोला था कि वास्तव में जो राज्य है, राज्य का जो भूभाग है, राज्य का जो क्षेत्र है वो समुद्री मार्ग से नहीं लगाना होना चाहिए। लेकिन अरस्तु क्या बोलता है, अरस्तु बोलता है कि वास्तव में जो राज्य का भूभाग है, भूक्षेत्र है, वो वास्तव में जल मार्ग या
स्थल मार्ग, दो में से किसी से, या तो जल मार्ग से लगा हो या फिर किससे लगा हो या फिर स्थल मार्ग से लगा हो। ठीक है, फिर कहता है कि अरस्तु कहता है कि यदि राज्य के निकट जल मार्ग या स्थल मार्ग है तो राज्य का भूक्षेत्र 3 मील या 12 मील तक होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलता है, जो राज्य का भूक्षेत्र है वो 3 या 12 मील तक होना चाहिए। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में सभी को सरकारी शिक्षा का समर्थन करता है, मतलब वो सरकारी शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोलता, बल्कि वो बोलता है कि भाई सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या बोलता है, पारिवारिक या व्यक्तिगत संपत्ति को महत्व देता है, दास प्रथा का समर्थन करता है, कानून के राज की स्थापना पर बल देता है और शासन प्रणाली के वर्गीकरण पर बल देता है। मतलब उसकी आदर्श की विशेषता क्या क्या है, तो नंबर 1 क्या है, सरकारी शिक्षा का समर्थन करता है और सरकारी शिक्षा पर सभी का अधिकार बताता है। उसी प्रकार से परिवार व व्यक्तिगत संपत्ति को महत्व देता है। वो कहता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को परिवार रखने और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का हक है। दास प्रथा का भी समर्थन करता है कि भाई दासता जरूरी है, दोनों के लिए, स्वामी और दास दोनों के लिए जरूरी होता है। और फिर कहता है कि कानून जो है ना, कानून के राज की स्थापना, मतलब वह कानून को ऊपर मानता है और कानूनी राज की बात करता है। वह जो है वो विवेकी न्याय की बात नहीं करता विवेक से, बल्कि कानून की बात करता है, कानून की। और जो है वह शासन प्रणाली के वर्गीकरण की बात करता है कि अगर शासन प्रणाली परिवर्तित नहीं होगी तो भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता कोई भी हो वो हमेशा एक समान नहीं होती। आशा वक्त आने पर कभी कहीं ना कहीं वो क्या होती है, वो वास्तव में निरंकुशता विलक्षण उसमें आ जाती है। इसलिए जब भी निरंकुशता है तो सत्ता को बदलना चाहिए, इसलिए वो शासन प्रणाली के वर्गीकरण की बात करता है। अरस्तु कहता है दोस्तों कि सुखमय जीवन समस्त बाधाओं से मुक्त जीवन है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुखमय जीवन समस्त बाधाओं से मुक्त जीवन है, किसने कहा है, और अरस्तु ने कहा है। अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति से पहले है। अब देखो प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। क्या, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, बृहद मानता है। लेकिन अरस्तु क्या मानता है, अरस्तु दोस्तों मानता है क्या कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है। अरस्तु फिर बोलता है, क्या बोलता है कि वासना से मुक्त विवेक ही कानून है। क्या बोलता है कि भाई ऐसा विवेक जो वासना से मुक्त हो, जहाँ पर व्यक्तिगत हित की कोई बात ना हो, ऐसा जो वासना से मुक्त विवेक होता है वही क्या होता है, वही आपका कानून होता है। आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आगे की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर देखें मैक्सी क्या बोलता है। मैक्सी कहता है यहाँ पर कि अब देखिए मैक्सी कहता है, अब मैक्सी ने क्या, मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राज वैज्ञानिक कहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने मैक्सी को प्रथम राज वैज्ञानिक कहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इनकी रचनाएं कौन कौन से दोस्तों, तो देखिए पहली जो महत्वपूर्ण रचना कौन है, 100 मतलब पॉलिटिक्स है। और अपने इस पॉलिटिक्स में उन्होंने 158 नगर राज्यों के अध्ययन का विवरण प्रस्तुत किया है। इस पॉलिटिक्स से दोस्तों याद रखिएगा, इस पॉलिटिक्स के कई सारे भाग हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वास्तव में बारकर ने इसे श्रेष्ठ रचना माना है। क्या दोस्तों, श्रेष्ठ रचना माना है। बारकर ने इसे क्या माना है, श्रेष्ठ रचना माना है, ठीक है। और इसके 8 भाग हैं। जो प्रथम भाग है दोस्तों, प्रथम भाग में क्या क्या दिया है, राज्य की प्रकृति है, दास प्रथा का उल्लेख इसी में पहले भाग में होता है। दूसरे भाग में क्या होता है दोस्तों, प्लेटो के आदर्श राज्य की समीक्षा की गई है। इन दूसरे भाग में उसने क्या किया है, प्लेटो के आदर्श राज्य की उसने समीक्षा किया है। जो तीसरा भाग है दोस्तों, उसमें उसने नागरिकता संबंधी प्रावधान का विवरण किया है। चतुर्थ में उसने संविधानों का वर्गीकरण किया है, इसको याद रखिएगा। और मतलब चक्रीय विभाजन प्रस्तुत किया है इसमें। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ पंचम में क्या है, तो आप कहेंगे सर पंचम में क्रांति के विषय में जिक्र करता है कि क्रांति क्या है, संविधान में होने वाला परिवर्तन क्रांति है। षष्ठम भाग जो है उसमें कहता है कि संवैधानिक तंत्र लोकतंत्र के विषय में वह उल्लेख करता है। सप्तम भाग में संवैधानिक तंत्र की व्याख्या करता है। और अष्टम भाग में 21 वर्ष तक की मध्यम शिक्षा की बात करता है, मध्य वर्ग की शिक्षा की बात करते हैं अष्टम भाग में, ठीक है। तो ये सारी बात जो है वो पॉलिटिक्स की बात है। अब उसके बाद उसके अन्य ग्रंथ कौन है, इसके बारे में देखें दोस्तों। अगर हम अन्य जो है इसकी अन्य कवि जो है रचनाओं की बात करें तो एक है आपका एथेंस का संविधान, दूसरा आपका पोएटिक्स है। क्या, पोएटिक्स। और दोस्तों पोएटिक्स में क्या लिखा है, पोएटिक्स में अरस्तु ने लिखा है कि चापलूसी में कविता नहीं लिखनी चाहिए। उसके बाद उसने निकोमैकस एथिक्स भी लिखा है, इसमें वह नैतिकता के बारे में बात करता है। इसके बाद उसकी किताब का एक नाम सोल भी है, ऑर्गन भी लिखा है, मेटाफिजिक्स भी लिखता है और प्राक्कलन भी लिखता है। ये सारी की सारी जो है अरस्तु की दोस्तों किताबें हैं, अरस्तु की रचनाएं हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो उसके कुछ और भी किताबें हैं दोस्तों, जरा देखिए कौन कौन से। तो अरस्तु लिखता है क्या, अरस्तु ने रिटोरिक्स लिखा है। और हमने आपसे बोला है कि रिटोरिक्स क्या बोलते हैं, कभी कभी रिटोरिका भी बोलते हैं। और इसी में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इसी में उसने क्या किया, इसी में उसने अपने न्याय सिद्धांत की बात किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अरस्तु उसमें न्याय सिद्धांत की बात करता है। और अरस्तु ने कहा है कि न्याय सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है। क्या, न्याय को क्या बोलता है, न्याय सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है।
अब देखिए अरस्तु नैतिकता को न्याय से श्रेष्ठ मानता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक बार देखिए और क्या है, तो वास्तव में इसकी किताबों में रिटोरिक्स के बाद हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स है, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स है, सेंस एंड सेंसिबिलिया है, ऑन मेमोरी है और ऑन स्लीप है। ये सारी की सारी उसकी किताबें हैं, अरस्तु की किताबें हैं, इसको आप ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर मैं थोड़ा और आगे बात करूँ तो इससे कुछ और भी किताबें हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर दिया है ऑन दी हेवेंस। क्या दोस्तों, इसकी किताब में ऑन दी हेवेंस है, ऑन दी यूनिवर्स है, ऑन दी यूथ है, ओल्ड एज है, लाइफ एंड डेथ है, एंड रेसिग्नेशन है और फिजिक्स है। मतलब ये सारी जो है दोस्तों वो अरस्तु की वास्तव में किताबें हैं। इन सारी किताबों का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हमने अरस्तु के इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ चूंकि वीडियो रात में बन रहा है और आप जानते हैं कि रात में सारे भी लोग सो रहे हैं, इसलिए बहुत ही साइलेंट मोड में मैंने बनाने का प्रयास किया है, बहुत एग्रेसिव मोड में नहीं बनाया है, समझाने का प्रयास किया है। बाकी सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आपने अरस्तु का अध्ययन यहाँ पर किया है दोस्तों, तो मुझे लगता नहीं है कि आप परीक्षा में आके देखिएगा जो विगत वर्ष के पेपर आए हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि वास्तव में इन पेपर्स में से इस लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन बाहर होगा। लगभग सभी क्वेश्चन इसमें समाहित हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इसके पहले मैंने सुकरात का अध्ययन करा दिया है, इसके पहले मैंने प्लेटो की बात कर दिया दोस्तों, और प्लेटो के पहले यहाँ पर आज हमने अरस्तु की बात की है। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मैंने जैसे कहा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब करें, और जितनी जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग फटाफट लाइव जो है प्रैक्टिस सेशन लेकर आ जाएंगे। और अब याद रखिएगा, जब आप लेक्चर पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जो है वो परफेक्शन उसमें आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर, और गुड नाइट, सबक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। थैंक यू सो मच।